everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss one numerical based on Kirchhoff's voltage law. देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है. ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड से है. एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं एक्सप्लेन करूं. तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में. इस तरह से एक नेटवर्क गिवन है आपके पास, ठीक है. देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी. ये वाली बैटरी है, यहाँ से इन्होंने करंट निकाला हुआ है I1, ठीक है. और आपको बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको करंट I1, I2 एंड I3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. तो देखो इस वाली बैटरी से करंट निकला हुआ है I1. जैसे वो यहाँ पे रीच करेगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से I3 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. I3 करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, I2 करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, ठीक है. और यहाँ दोनों मीट करेंगे और अगेन जब यहाँ पे वापस आएगा तो कौन सा करंट आएगा? I1 ही करंट आएगा. बिकॉज देखो यहाँ से I1 ही निकला था. जितना करंट बैटरी से निकलता है वापिस भी उतना ही आना चाहिए. यहाँ से I1 आया, ठीक है. और ये I1 दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I2 एंड I3. तो I1 किसके बराबर होगा? I1 I2 प्लस I3 के बराबर. देखो यहीं से पता चल रहा है, यहाँ से I1 निकला था, यही तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. तो I1 किसके बराबर होगा? I2 प्लस I3. जब वो यहाँ रीच करेगा देखो यहाँ से I3 करंट आएगा और यहाँ से I2 करंट आएगा. दोनों मीट करेंगे और यहाँ पे क्या आएंगे? I2 प्लस I3. और वो किसके बराबर है? I1 के बराबर है ना. तो देखो I1 ही करंट वापिस आया, I1 ही यहाँ से निकला था. क्लियर? ओके. तो देखो इस तरह का अरेंजमेंट आपको गिवन है. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है I1, I2 एंड I3 की. तो देखो सबसे पहले हम करते क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या करते हैं, हम लूप कंसीडर करते हैं कोई सा, है ना. तो पहले हम ये वाला लूप कंसीडर करेंगे ABCFA इस तरह से, है ना. और सेकंड वाली में हम कौन सा लूप कंसीडर कर लेंगे? ये वाला FCDEF इस तरह से लूप कंसीडर करेंगे. और एक क्लोज लूप में अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या करते हैं हम, जितनी भी चेंज इन पोटेंशियल होती हैं, जो भी वैल्यू होती है चेंज इन पोटेंशियल की, उन सब का सम किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर लेते हैं, है ना. ये वाली चीज, इसकी जो EMF है प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है IR का प्रोडक्ट, ये सब हम ऐड करते हैं पूरे लूप में जो जो वैल्यू है और उसको किसके बराबर पुट कर देते हैं? 0 के बराबर. इस तरह से हम यूज करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, ठीक है. देखो एक चीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं. बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें साइंस कैसे कैसे लगाने हैं, EMF की वैल्यूज के एंड I और R के प्रोडक्ट के. देखो एक रूल है, ये आराम से आप इसको अंडरस्टैंड कर लें. बस इस तरह से आप फॉलो करोगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका. देखो क्या करना है, या आप अपने रफ वर्क में कहीं नोट्स बना के राइट डाउन कर लेना. वैसे मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है एक सेपरेट. देखो अगर हम EMF की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, हमें दो चीजें होती हैं. एक तो IR का प्रोडक्ट होता है ना, रेजिस्टेंस वाले में, और एक होता है EMF की वैल्यू कैसी लेनी है आपने, ठीक है. तो देखो ये आपके पास सेल है, ठीक है. इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल, है ना. आप कोई ना कोई लूप कंसीडर करोगे. देखो अगर लूप मूव कर रहा है इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव को लेते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव को लेते हैं लोअर पोटेंशियल. हायर टू लोअर पोटेंशियल अगर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, लूप अगर मूव कर रहा है तो EMF की वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू होगी 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी होगी, वो वाली वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव. बिकॉज हम कैसे मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर, जो बाद में आता है वो वाली वैल्यू लेते हैं नेगेटिव. पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू. और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, कभी कभी ये कंडीशन भी आ सकती है, लूप ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव, है ना, सेल का, तो हम क्या लेंगे? EMF की वैल्यू पॉजिटिव. बिकॉज लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. ये वाली बात, इसमें तो यही रूल लगना है, सिंपल. क्लियर? ओके. अब आती है I और R के प्रोडक्ट की टर्न, ठीक है. अब देखो ऐसे आपके पास रेजिस्टेंस भी बनी होगी वहां पे, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन भी आप निकाल लोगे जो भी है, या तो खुद या तो फिर क्वेश्चन में दे रखी होगी, है ना. तो आपने करंट की डायरेक्शंस बना लेनी है. ओके. अब देखो फिर आपने लूप कंसीडर करना है. तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस के केस में जहां भी रेजिस्टेंस बनी होगी आपको एक बात याद रखनी है. देखो जहां से रेजिस्टेंस में करंट एंटर करता है, रिपीट कर रही हूं मैं, रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करता है वो होता है पॉजिटिव, और जहां से करंट बाहर निकलता है वो होता है नेगेटिव. जहां से करंट, देखो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट एंटर जहां से करता है वो पॉजिटिव लेना है, और जहां से करंट बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव लेना है. क्लियर? ओके. बस सिंपल ये वाली चीज आपने लगा देनी है उसमें, करंट के डायरेक्शन को देख के ये साइन लगा देने हैं. फिर देख लो आप लूप की डायरेक्शन द्वारा, सेम यही वाला रूल,
ठीक है। अब देखो लूप मान लो इस डायरेक्शन में है, कैसे जा रहे हो आप, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर आपने ये देखना है पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। जब हायर टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो आई आर के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। जितना करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ से और जितनी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। क्लियर हुआ। या तो एक इसको आप इस चीज को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया, फिर देख लिया अगर लूप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है हायर टू लोअर तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, इसी चीज को हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको मान लो इस तरह से नहीं अच्छा लग रहा है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने कहाँ से कहाँ पॉजिटिव लेना है रेजिस्टेंस में और कहाँ नेगेटिव लेना है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो आपने एक और रूल याद रखना है, वो भी सेम ही है। देखो या तो ऐसे याद रखो या तो फिर इस तरह से याद रखो। देखो अगर करंट एंड लूप सेम डायरेक्शन में है, देखो करंट की डायरेक्शन भी यही है, लूप की डायरेक्शन भी यही है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आई आर का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो सेम, देखो यहाँ पे करंट इसी डायरेक्शन में, लूप भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आई आर की वैल्यू आएगी नेगेटिव। या तो आप ऐसे याद रख लो, या तो फिर क्या कहा मैंने, रेजिस्टेंस में हमने देखना है जहां से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव होता है और जहां से करंट निकलता है वो नेगेटिव होता है। फिर देख लो लूप की डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है, हायर टू लोअर है तो नेगेटिव आती है वैल्यू, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो इस वाले केस में जैसे यहाँ पे है, देखो अब यहाँ पे ये वाला है, आपके पास रेजिस्टेंस बनी है, अब करंट की डायरेक्शन ये वाली है ना, तो यहां से करंट बाहर निकल रहा है, जहां से बाहर निकलता है वहां नेगेटिव वैल्यू होती है, इट मीन्स यहां से एंटर कर रहा होगा यहां पॉजिटिव है ना, समझ आया ना। देखो करंट की डायरेक्शन अब पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे, इस तरह से भी हो सकता है ना, तो करंट जहां से निकलता है वो नेगेटिव और जहां से करंट एंटर कर रहा होगा ये पॉजिटिव। और लूप की डायरेक्शन ऐसी है, लूप देखो कैसे जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, तो आई आर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है पॉजिटिव। सिंपल। अगर आपने करंट और लूप की डायरेक्शन वाला वो वाला रूल यूज करना है, उस वाले रूल से अगर आपको याद रहता है, रूल तो मीन सेम ही है पर आपको याद रखने की बात है आप कैसे याद रखते हो। ठीक है, अगर अब इस वाले केस में देखो करंट एंड लूप अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। देखो करंट इस डायरेक्शन में है और लूप इस डायरेक्शन में है, करंट और लूप अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो आई आर की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और करंट और लूप अगर सेम डायरेक्शन में है तो आई आर की वैल्यू आएगी नेगेटिव। या तो आप ऐसे याद रखो, ठीक है, या तो फिर रेजिस्टेंस में क्या कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा दो, जहां से करंट एंटर करता है रेजिस्टेंस में वो पॉजिटिव, जहां से निकलता है वो नेगेटिव। फिर आपने सेम वही वाला लगाना है जैसा आप इसमें लगाते हो ईएमएफ में, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव। बस ये रूल्स याद रखने हैं। क्लियर, ओके। अब देखो हम फटाफट से करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमने ले लिया पहले लूप ABCFA, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या राइट डाउन कर लिया, जो I1 करंट है ये किसके बराबर होगा, I2 प्लस I3, बिकॉज यही चीज डिवाइड हो रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे इसको। ठीक है, अब अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ रूल जो आप किस लूप के लिए, ABCFA। अब देखो यहाँ पे लगाना शुरू करो। मैंने तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखो राइट डाउन कर लिया पहले, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव। ठीक है, अब इस वाले में हमने क्या कहा था कि करंट जहां से एंटर करता है वो पॉजिटिव, यहां से एंटर कर रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहां से करंट एंटर कर रहा है देखो I2 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे करंट कहां से कहां, यहां से बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, यहां से एंटर कर रहा होगा तो पॉजिटिव, ये लगा दिया। अब इजी है ना, या तो आप ऐसे करो या तो फिर वही वाली बात करो कि करंट और लूप अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वैल्यू, और करंट और लूप अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वैल्यू आई आर के प्रोडक्ट की। ठीक है, ओके। अब देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं, लूप ऐसे चल रहा है, हायर टू लोअर पोटेंशियल वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, 1 वोल्ट है इसकी वैल्यू तो 1 वैल्यू आएगी -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं हम, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, है ना, हमने पहले निशान लगा रखे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, मींस 3 ये वाली रेजिस्टेंस I3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आई आर प्रोडक्ट तो +3I3 आ गया, है ना। या तो फिर अगर आपने करंट और लूप की डायरेक्शन वाला करना है तो हमने क्या कहा था, अगर करंट और लूप डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो वैल्यू आती है पॉजिटिव। देखो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लूप इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव। उस केस में भी देखो ये वैलिड है, पॉजिटिव ही आ रहा है।
आप कैसे भी याद रखो। ओके, अब यहाँ रीच कर गए, यहाँ देखो हमने यहाँ पॉजिटिव लगाया या नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए नेगेटिव, तो -2 और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे I2 इक्वल टू 0। ये आपकी ये वाली इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया। देखो क्या किया हमने, I2 को हमने पहले राइट डाउन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, -2I2 प्लस 3I3 -1 इक्वल टू 0, इसे सेकंड का नाम दे दिया। क्लियर है ना, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये। अब हम सेकंड लूप कंसीडर करेंगे, ये वाला देखो FCDEF, ये वाला लूप कंसीडर किया। यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करो अब, है ना। तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, है ना। और अगर करंट और लूप की डायरेक्शन देखें तो देखो करंट इस डायरेक्शन में है और लूप इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव, है ना। दोनों ठीक लग रहे हैं रूल यहाँ पे, है ना। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो वैल्यू पॉजिटिव, तो 2 इसकी रेजिस्टेंस और I2 करंट फ्लो कर रहा है 2I2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ देखो, अब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, है ना। तो 4 और करंट कौन सा है I1, 4I1, और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए नेगेटिव, ये 4 वोल्ट है तो -4 इक्वल टू 0। क्लियर, ये वाला रूल लग गया यहाँ पे, है ना, ये वाली चीज क्लियर है ना। अब इस वाली चीज में से देखो 2 कॉमन निकल रहे हैं, तो 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से, है ना। 2 कॉमन निकाल लिया तो ये वाली इक्वेशन बन गई, देखो हमारे पास ये वाली, देखो I2 प्लस 2I1 -2 इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा स्लो हो रहा होगा बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाए, है ना। एक बार ये इसको थर्ड नाम दे दिया हमने इक्वेशन को। क्लियर है, अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस के साथ हमने क्या करना है, इस तरह से इनको सॉल्व करना है कि हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है अब, ठीक है। तो देखो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। ये मैंने क्या किया इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, I1 की वैल्यू हमें पता है, देखो यहाँ पे I2 प्लस I3 है ना। मैंने I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, I2 प्लस I3 यहाँ से, ठीक है। इन इक्वेशन थर्ड पुट वैल्यू ऑफ जो I1 की वैल्यू है इक्वेशन 1 से पुट करी हमें, तो देखो I2 प्लस 2 I1 की जगह पुट करेंगे I2 प्लस I3 -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 3I2 प्लस 2I3 -2 इक्वल टू 0। इसे हमने फोर्थ का नाम दे दिया। क्लियर, ओके। अब देखो हमने नेक्स्ट क्या किया, अब देखो हमने क्या किया, जो इक्वेशन सेकंड है ये वाली और इक्वेशन फोर्थ है, इन दोनों को सॉल्व किया हमने। देखो यहाँ से अगर ये 3I2 है और ये 2I2 है, अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम हो जाएगा, 6I2, यहाँ भी 6I2, है ना। और उनको ऐड कर दूं, अगर ये प्लस में है ये माइनस में, ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम I3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इस तरह से सोचना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन जो सेकंड है ये वाली इक्वेशन, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसको पूरी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया -6I2, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 9I3 -3 इक्वल टू 0। और इसमें ऐड कर दी हमने फिर कौन सी इक्वेशन, ये वाली फोर्थ इक्वेशन, और इस फोर्थ इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो देखो 2 से करेंगे तो 6I2, यहाँ पे आ गया 4I3 और यहाँ -4 इक्वल टू 0, है ना। और इनको ऐड कर दिया दोनों को हमने, तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई और इनको ऐड करके आ गया 13I3 -7 इक्वल टू 0। यहाँ से I3 की वैल्यू आ गई 7/13। I3 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली अब, है ना। अब क्या करेंगे, हमें I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। अब अगर इस I3 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, देखो 4 वाली इक्वेशन में देखो ये वाली I3 की वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पुट करें तो I2 की वैल्यू आ जाएगी ईजिली। तो हमने ये वाली वैल्यू जो है फोर्थ वाली में पुट करी, तो देखो +3I2 + 2 और I3 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी -2 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करा यहाँ से तो I2 की वैल्यू आपके पास ये वाले आ गई 4/13। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपके पास I3 की वैल्यू भी आ गई और I2 की भी आ गई, तो आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ से I1 किसके बराबर है, I2 + I3 के बराबर, है ना। तो I1 किसके बराबर आ जाएगा, I2 + I3। I2 की वैल्यू है 4/13 प्लस I3 की वैल्यू 7/13। ये सॉल्व करके आ गया आपके पास 11/13। इस तरह से आप I1, I2 एंड I3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।